विकास नगर से बड़ी खबर सबसे पहले, जहां सहसपुर के तिमली रेंज के जंगल में गोकशी के मामले में आरोपी का पुलिस के साथ हुआ एनकाउंटर। गोली लगने से वो जख्मी हुआ, जबकि उसका एक साथी भाग निकला है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, कल सहसपुर इलाके में 2 गायों की गोकशी का मामला सामने आया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने एक्शन लिया, तब गोकशी के आरोपियों से एनकाउंटर हुआ पुलिस का, और इसी बीच एक गोकश जख्मी हुआ है। एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है। हालांकि इस बदमाश का साथी भाग निकला है। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चला रही है, उसकी तलाश कर रही है। क्योंकि इसमें हमारी टीम को इनपुट भी मिल रहे थे इसमें कि जो पूर्व में यहाँ पर सक्रिय रहे हैं गोकशी में, इनका इसमें हाथ हो सकता है। इसके आधार पर पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी। तिमली चौराहे से आगे जाकर वहाँ पर पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गोली लगी और एक मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इसमें अभी जो पूछताछ में बात पता चली है, ये पूर्व में भी गोकशी में शामिल रहा है, 2021-22 में भी रहा है, और इसके जो साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के अपराधों में लिप्त है। पहाड़ पर खेल महाकुंभ चल रहा है। देहरादून में आज नेशनल गेम्स के तहत 4 इवेंट्स होने हैं। आर्चरी, शूटिंग, राइफल, पिस्टल के इवेंट्स होने हैं। इसके साथ ही लॉन बॉल्स, लॉन टेनिस की भी प्रतियोगिताएं हैं। अभी तक की मेडल टैली की बात कर ले तो कर्नाटक 28 गोल्ड मेडल के साथ पहले पायदान पर, एसएससी बोर्ड 21 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि महाराष्ट्र 16 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है। यूपी ने 6 गोल्ड मेडल के साथ 11वें स्थान पर कब्जा किया है। बात उत्तराखंड की करें तो 3 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज के साथ 15वें स्थान पर उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड ने छलांग लगाई है। 18वें स्थान से 15वें स्थान पर पहुंचा उत्तराखंड, और इसमें 3 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल है। सबसे ज्यादा कर्नाटक के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया है, कमाल कर दिखाया है। कर्नाटक के खिलाड़ियों ने 28 गोल्ड मेडल अपने प्रदेश के नाम किए हैं, और पहले पायदान पर कर्नाटक है। और वहीं एसएससी बोर्ड की बात की जाए, 21 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे पायदान पर काबिज है। और अब आज के मुकाबलों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हल्द्वानी में फुटबॉल का सेमीफाइनल होना है। केरल और असम के बीच होना है पहला सेमीफाइनल मैच, जबकि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसे देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मैच देखने हल्द्वानी पहुंचेंगे। फुटबॉल का सेमीफाइनल मैच गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। वहीं पिथौरागढ़ में आज बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के दूसरे दिन पुरुष वर्ग में 14 और महिला में 12 मुकाबले होने हैं। पुरुष वर्ग में उत्तराखंड के 3 और महिला में 1 मुक्केबाज पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीते रोज हुए मुकाबलों में उत्तराखंड के बॉक्सिंग में 2 मेडल पक्के हुए हैं। राष्ट्रीय खेलों का जुनून चरम पर है। उत्तराखंड में आज कई इवेंट्स होने हैं। देहरादून, पिथौरागढ़, अलग अलग जिलों में जहां पर इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। एक तरफ फुटबॉल मैच देखने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, तो वहीं पिथौरागढ़ में आज 1-2 नहीं बल्कि पुरुष वर्ग में 14 और महिला वर्ग में 12 मुकाबले होने हैं बॉक्सिंग। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बहुत ही उत्साह से भर देने वाला दिन है। लगातार नेशनल गेम्स में दमखम दिखा रहे हैं हमारे तमाम खिलाड़ी। न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि कर्नाटक का दबदबा तो भयंकर देखने को मिल रहा है। आज सीएम धामी भी पहुंचने वाले हैं फुटबॉल देखने।
देखिए ज़रूर नेशनल गेम्स में अलग अलग राज्यों की टीमें पहुंची हुई हैं और सभी का दमखम देखने को मिल रहा है। और कर्नाटक का जो दमखम दिखने का मेन कारण है कि कर्नाटक की जो स्विमिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ज़बरदस्त हैं और उसके खिलाड़ी जो कल तक स्विमिंग की एक्टिविटीज़ हुई थी गोला पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में, वहाँ गोल्ड पे गोल्ड जो है वो लगातार जीतते रहे, क्योंकि स्विमिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन राष्ट्रीय खेलों के दौरान थी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो फुटबॉल का फीवर कहा जाता है वो आज हल्द्वानी में देखने को मिलेगा और 2 महत्वपूर्ण सेमीफाइनल, और उसमें भी उत्तराखंड की टीम सेमीफाइनल में मौजूद है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ जो फुटबॉल मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि जो 14 तारीख को इस पूरे राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है उसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसकी तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंच रहे हैं। शाम को 6 बजे गोला पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में फुटबॉल का फाइनल मैच खेलेगी उत्तराखंड की टीम दूसरी टीम के साथ, और उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दर्शक के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फुटबॉल का फीवर जो है आम लोगों से लेकर वीवीआईपी यानी प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया तक किस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है। और यही नहीं, बाकी खेलों में भी जैसे उधम सिंह नगर में रुद्रपुर में जो वेलोड्रम बनाया गया है शिवालिक रेंज में, वहां पर जो है वो ट्राईसाइक्लिंग की एक्टिविटीज इस समय चल रही हैं। उसके साथ ही जो बाकी ग्राउंड्स हैं, आज से टाइकोंडो भी शुरू हो जाएगा हल्द्वानी में, क्योंकि टाइकोंडो में फिक्सिंग का आरोप लगा था और आईओसी ने जो है अपने जो डीओसी थे उनको हटा दिया था, इसलिए पूरे रेफरीज बदले गए हैं, उसके अलावा डीओसीज बदले गए हैं। तो एक फ्री एंड फेयर गेम कराने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरीके से पिथौरागढ़ में भी आज बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। देहरादून में जो है टेनिस का आयोजन होना है, आपके हरिद्वार में हॉकी का आयोजन होना है। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज आज पूरे दिन रहने वाली है 38वें राष्ट्रीय खेलों के बीच। जी शैलेंद्र, इन और खेलों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और सवाल कि क्या धामी की मौजूदगी का प्रेशर होगा उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर? दिल्ली से मुकाबला है उनका। देखिए ज़रूर, जब यहाँ पर फाइनल मैच खेले जा रहे हैं या जो हमारे माफ़ कीजिएगा जो लीग मैचेस खेले गए, जब भी उत्तराखंड की टीम यहाँ पर पहुंची तो दर्शकों का बहुत ज़बरदस्त दबाव था। पूरा स्टेडियम तकरीबन 10,000 की कैपेसिटी है, वो खचाखच भर रहा है। विशेष तौर पर जब उत्तराखंड का फुटबॉल मैच हो रहा है और उत्तराखंड ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक दिया है। आप समझ सकते हैं कि सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दर्शक के तौर पर मौजूद है। जैसा आपने सवाल पूछा, तो निश्चित तौर पर टीम के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त दबाव होगा। न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ खेल मंत्री रेखा आर्य के पहुंचने की भी संभावना है, और जितने वीवीआईपी हैं हल्द्वानी के आसपास या कुमाऊं के आसपास, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है तो वो भी यहां पर पहुंचेंगे। तो आज बहुत ही विशेष रहने वाला है जो फुटबॉल टीम है उत्तराखंड की, क्योंकि उसके सामने बिल्कुल, तो बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेशर उत्तराखंड की टीम पर होगा। दिल्ली से मुकाबला है उत्तराखंड का, और देखना होगा कि किस तरह से जो फुटबॉल का फीवर है वो पूरे उत्तराखंड पर छाया हुआ है। सीएम धामी भी मौजूद होंगे। बात बॉक्सिंग की कर लेते एक बार फिर। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ ने एक नहीं बल्कि कई खिलाड़ी देश को दिए हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय खेलों में हो रही बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं उन युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं जिन्होंने हाल फिलहाल मुक्केबाजी की दुनिया में कदम रखा। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के हुनर को करीब से देखना नई पीढ़ी के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसी पर यह रिपोर्ट। पिथौरागढ़ और मुक्केबाजी का चोली दामन का साथ है। हरि सिंह थापा ने यहाँ मुक्केबाजी की जो परंपरा शुरू की थी वो आज भी बदस्तूर जारी है। उस दौर में नए मुक्केबाजों के लिए सीखने को बहुत कुछ नहीं था। बावजूद इसके यहाँ के मुक्केबाजों ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में नाम कमाया। राष्ट्रीय खेलों के तहत पिथौरागढ़ में पहली बार बड़े स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में देश भर के जाने माने मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। इन मुक्केबाजों से नई पीढ़ी के बॉक्सरों को भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे अभी नेशनल गेम हो रहे हैं, ये मतलब आज से पहले हमने ऐसे कभी माहौल देखा भी नहीं था कभी नेशनल में, जो यहाँ पे हो रहा है। इसमें हमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर बहुत सारे अच्छे टेक्निकल प्लेयर भी दिख रहे हैं। ऐसे मतलब अगर जैसे नेशनल बहुत होंगे तो हमें इससे बहुत फायदा हो रहा है। पिथौरागढ़ में हो रहे मुकाबलों में लवलीना, पूजा कुमारी, मंजू बाम्बोरिया, मनदीप कौर और जैस्मिन जैसी इंटरनेशनल महिला बॉक्सर भाग ले रही हैं। जबकि पुरुषों में आशीष चौधरी, शिवा थापा और नरेंद्र जैसे बॉक्सर भी यहाँ पहुँचे। बड़े स्तर के मुक्केबाजों का खेल देखकर नई पीढ़ी इंटरनेशनल टेक्निक से तो सीधे रूबरू हो रही है, साथ ही अलग अलग टेक्निक के मायने भी समझ रहे हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के जरिए नए खिलाड़ी बड़े मुकाबलों के गुण भी सीख रहे हैं। यहाँ बहुत बड़े प्लेयर आए, ओलंपिक से लेकर नेशनल मेडलिस्ट, बहुत सारी टेक्निकें बता रहे हैं। अलग अलग राज्य से आए हैं तो हमें अलग लैंग्वेजेस, अलग लोग
सारे देखने को मिल रहे हैं और हम उनको अपना कल्चर भी दिखा रहे हैं कि हाँ कैसा होता है, क्या होता है। नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग की मेजबानी क्या गुल खिलाएगी ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि नए मुक्केबाजों के लिए राष्ट्रीय खेलों से एक जैसी जमीन तैयार हो रही है जो उनकी राह को काफी आसान बना सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बड़ी मीटिंग होनी है आज ऋषिकेश में। गढ़वाल कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ये मीटिंग लेंगे, जिसमें यात्रा से जुड़े सभी जिलों के डीएम, विभागों के चीफ और सीनियर ऑफिसर्स मौजूद होंगे। विनय शंकर पांडे ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग एक बार इस मीटिंग के लिए एक बार मीटिंग हो चुकी है, अब आगे की तैयारी पर बात होगी। दीपांकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपांकर, पहले भी इस मुद्दे पर मीटिंग हुई और अब ये मीटिंग पहले से प्रस्तावित थी, 5 फरवरी को चारधाम यात्रा को लेकर बैठक होनी थी। आज की बैठक का एजेंडा क्या होगा? बिल्कुल मेनका, क्योंकि जब पिछली यात्रा समाप्त हुई थी साल 2024 की, उसका मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी और साफ तौर पे कहा था कि अगली यात्रा की तैयारियां अभी से की जाए। तो आज गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ये बैठक ऋषिकेश में लेंगे, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट, चाहे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, जहां चारधाम यात्रा जहां जहां है, जहां पर धाम है, वहां के डीएम मौजूद रहेंगे। सभी डिपार्टमेंट्स के चीफ हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, पेयजल हो, जिनका यात्रा से सीधा लेना देना है, वो सभी डिपार्टमेंट के चीफ वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ 90 दिन का वक्त बचा है और इसमें ही सरकार को पूरी तैयारियां करनी है। केदारनाथ में चाहे रास्ते सही करने की बात हो, चाहे टॉयलेट्स बनाने की बात हो, वहां पर खाने पीने की व्यवस्थाओं की बात हो, रुकने की व्यवस्थाओं की बात हो, ये सारे काम किस तरीके से हैं, किस लेवल पर तैयारियां हुई है। और यात्रा में जो क्राउड मैनेजमेंट है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो भीड़ आती है उस भीड़ को कैसे मैनेज किया जाएगा, कहां पर होल्ड किया जाएगा, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था क्या होगी, इन सारे मुद्दों को लेकर बैठक होगी और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी इसको लेकर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। मेनका जी, धन्यवाद दीपांकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हर साल चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो सहूलियत में इजाफा करना भी बहुत जरूरी है ताकि जो लोग आए उन्हें दिक्कत ना हो, और इसी के मद्देनजर मीटिंग्स चल रही हैं। हरिद्वार के लालढांग गांव के पास बसी नेपाली बस्ती में गुलदार का आतंक है। इस क्षेत्र में गुलदार के आ जाने की वजह से लोग दहशत में हैं। गुलदार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वनकर्मी गुलदार को पकड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि गुलदार अभी तक पकड़ में नहीं आया। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से पिंजरा लगाया गया, जबकि बस्ती में रहने वालों में खौफ है। चिड़ियापुर रेंज के ऑफिसर का कहना है कि गुलदार को पकड़ने की कोशिश चल रही है। साथ ही स्थानीय लोगों से बच्चों को बाहर न भेजने की अपील की गई है। प्री बोर्ड एग्जाम में 60% से कम अंक लाने वाले बच्चों को फेयरवेल पार्टी में आने पर प्रतिबंध लगाने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर को लेकर दिखाई गई न्यूज़ 18 की खबर का शानदार असर हुआ। बीरपुर स्कूल ने अपने इस फैसले पर रोल बैक किया है। अब 5 फरवरी को होने वाले फेयरवेल कार्यक्रम में, यानी कि आज होने वाले इस फेयरवेल पार्टी में 12वीं के सभी 223 बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। साथ ही फेयरवेल का खर्च भी स्कूल प्रशासन ही उठाएगा। हरिद्वार के बीएचईएल में रोड पर अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। खराब मौसम के चलते पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया। इस दौरान वहां से गुजर रही एक स्कूटी सवार 2 महिलाएं इसकी चपेट में आ गई। आंचलनाग की एक महिला की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरी महिला सोनिया गंभीर रूप से घायल हुई हैं। बाद में पुलिस ने पेड़ काटकर हटाया और ट्रैफिक शुरू कराया।
फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होना है, लेकिन तारीख अब तक तय नहीं है। बजट की तैयारियों में जुटे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि 15 फरवरी के बाद कभी भी बजट सत्र की तारीख घोषित हो सकती है। सीएम धामी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री 15 फरवरी के बाद कोई भी डेट का ऐलान कर सकते हैं। 15 तारीख के बाद 15 फरवरी के बाद की तिथि घोषित करने की अभी तक हमारी मंशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछली बार वाली माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकृत किया गया था और जैसे ही उनकी सहमति, अनुमति या जो भी उनका निर्देश होगा उसके बाद हम लोग इस तिथि को यहाँ अपने विधानसभा सत्र के लिए आहूत करने की तिथि घोषित करेंगे या वो हो जाएगी। उत्तराखंड में यूसीसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप को मिले कानूनी दर्जे का कांग्रेस विरोध कर रही है और आने वाले सत्र में इसकी गूंज सुनाई भी दे सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि लिव इन को कानूनी दर्जा सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से दिया जा रहा है, लिव इन टूरिज्म बढ़ाने के लिए नहीं। पंद्रह फरवरी के बाद विधानसभा सत्र की तैयारी है, तो यूसीसी लागू होने के बाद होने जा रहे पहले सत्र में इस बार लिव इन का मुद्दा गूंज सकता है। विपक्ष का आरोप है कि यूसीसी की आड़ में लिव इन को कानूनी दर्जा देकर देवभूमि का अपमान हुआ है, जबकि लिव इन जैसे संबंध उत्तराखंड की संस्कृति से मेल नहीं खाते। इसलिए कांग्रेस आने वाले सत्र में इस मुद्दे को सदन में उठाने की तैयारी में है। लिव इन में जो लोग रहेंगे उनकी एक तो प्राइवेसी भंग हो गई, दूसरा जो है प्राइवेसी भंग होने के साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आप लिव इन में रहिए, आपने उसको कानूनी दायरा देने का कहा। इससे यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति अलाउ नहीं करती। कांग्रेस सदन से सड़क तक इस मुद्दे को महिला सम्मान और संस्कृति से जोड़ना चाहती है और लिव इन संस्कृति को उत्तराखंड के लिए खतरा बता रही है। ऐसे में सदन में मुद्दा गूंजा तो सरकार को बिना शादी संबंध और साथ रहना कैसे सही है समझाना होगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक लिव इन को कानूनी दर्जा देने के पीछे महिला की सुरक्षा की सोच है, उत्तराखंड को लिव इन टूरिज्म स्टेट बनाने की सोच नहीं। यूसीसी में बहुत गहन चर्चा पहले भी हुई है सदन के अंदर, और लिव इन रिलेशंस की बात करिए, ये एक रियलिटी है। मैंने उस दिन भी सदन में यही कहा था कि इसको नकारा नहीं जा सकता कि आज उत्तराखंड में भी लिव इन रिलेशंस हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा भी, उनको जो पार्टनर्स हैं उनकी सुरक्षा भी हो और सरकार को पता भी हो कि कौन लोग लिव इन में है, क्या उनका रिश्ता है, कौन से लिव इन रिलेशनशिप का टूरिज्म का क्षेत्र नहीं बना रहे हैं। ये लोगों की सुविधा के लिए और दूसरी चीज सुरक्षा के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो कांग्रेस ने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन यूसीसी के साथ लिव इन रिलेशन को मान्यता पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और तैयारी देवभूमि की संस्कृति का हवाला देकर मुद्दे को सदन में उठाने की है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चमोली में मौसम का मिजाज बदला है। यहां औली, बद्रीनाथ के साथ हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है और इसी के साथ निचले इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। मौसम का मिजाज बदलने से एक बार फिर पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। उत्तरकाशी में भी मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर गंगोत्री धाम की, जहां पर हल्की बर्फबारी जारी है। पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं निचले इलाकों में बादल छाए हुए हैं, बारिश की भी संभावना बनी हुई है।